फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी प्रेजेंटेशन में शादी और ससुराल के मसाइल नहीं होंगे तो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होंगे शायद। आप में से कितने लोग हैं जो अभी एमबीबीएस में हैं? कैन यू रेज योर हैंड? ओह, अ लॉट। ओके, एंड हाउ मेनी ऑफ यू already gone through or in house job or doing something after MBBS? Okay, good. तो जैसे डॉक्टर काशिफ शाजली ने बात की, कैरियर के हवाले से अपनी चीज़ें जो हैं वो प्लान करना, इट्स नेवर लेट। आपने MBBS किया है, अभी आप MBBS में, अभी आप 3rd ईयर में, 4th ईयर में, अर्ली प्लान करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेट जितना जाएंगे उतना ज़्यादा आपको दूसरी चीज़ों की तरफ आने में या अपना पैथ चेंज करने में प्रॉब्लम होगी। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, ट्रांसप्लांट किडनी प्रोग्राम का डायरेक्टर हूँ, इंटरवेंशनल डायरेक्टर हूँ, इंटरनल मेडिसिन का एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ, अपने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ लिए हैं पिछले 14-15 साल में, और बहुत सारे लोगों को गाइड किया है, ट्रेन किया है, रेजिडेंट्स को, फेलोज को। जिस लेवल पे आप लोग हैं, जो आपकी एंजाइटी है वो सबकी होती है और होनी चाहिए। और जैसे डॉक्टर शाजली ने मुझसे पहले कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है। हर एक को उसके हिस्से का रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने वादा किया है, वो मिलना है। बस आपने ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, आपके गोल्स क्या हैं। गोल्स इन लाइफ और गोल्स इन कैरियर। अभी डॉक्टर इसरार अहमद की बहुत ही अच्छी क्लिप यहां पे लगाई थी। यू शुड हैव अ गोल ऑफ योर लाइफ इन योर माइंड। आपको जिंदगी में आपका बड़ा मकसद क्या है, और जो आपका कैरियर का गोल है वो उसके अराउंड में या उसी के साथ मुंसलिक होना चाहिए। अगर आपका गोल ऐसा है जो कि पाकिस्तान से बाहर रह के हो सकता है, तो ये अभी आपको तय करना होगा। ये वो अहम डिसीजन है जो आपको अभी लेना है। इसके बाद जो दूसरा डिसीजन आता है वो आता है कि अच्छा भाई कौन सी फील्ड में आपको जाना है। जैसे आपकी कोई खास इंटरेस्ट है, आपके फैमिली में कोई पहले से मौजूद है, किसी का फैमिली मेंबर कार्डियोलॉजिस्ट है तो जनरली उसका कार्डियोलॉजी में शायद इंटरेस्ट हो, किसी और का कुछ हो, तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो प्राइमरी में आपका फोकस है वो ये होना चाहिए कि आपको कहाँ रहना है और क्या करना है। मैं अभी अपने 2 दिन पहले ही मैं आया हूँ अमेरिका से, तो अपने नीस नेफ्यूज से बात कर रहा था, एंड आई आस्क्ड माय टीनेजर फैमिली मेंबर्स कि 10 इयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, 20 इयर्स में कहाँ देखते हैं, 50 इयर्स में कहाँ देखते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। अल्लाह फिर जैसे रास्ते बनाता है, कई दफ़ा चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन एट दिस स्टेज यू शुड हैव इन योर माइंड, अगर आप यूएसएमएलई की टॉक में यहाँ बैठे हुए हैं तो आपके जहन में चीज़ बहुत वाज़ेह होनी चाहिए कि आपको अमेरिका जाना है। तो वापस यहाँ पे आने की या वापस प्रैक्टिस करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये बात जहन में रखें। लोग बहुत सोच के जाते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे, पढ़ेंगे, रेजिडेंसी करेंगे, फेलोशिप करेंगे, कुछ साल प्रैक्टिस करेंगे, वो वापस पाकिस्तान आएंगे। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। लेस देन 5-10% जो केसेस होते हैं लोग जो हैं वो वापस आते हैं, और वो भी वो जो बहुत कमिटेड हों, जिनकी फैमिली यहाँ पे हो या कोई और इशू हो। तो ये सोच के आप बैठे यहाँ पे जब आप यूएसएमएलई दे रहे हैं कि अब आपकी लाइफ जो है वो पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में ही होनी है। अल्लाह ताला रास्ते आसान करता है। यूएसएमएलई में लोग आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं, रेजिडेंसीज कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपके जहन में रहे कि आप अपनी कश्तियाँ जला के जाते हैं, ज़्यादा चांसेस यही है कि आप वहीं रहेंगे। फिर जब आपने ये चीज़ तय कर ली, ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अमेरिका जाना है, अमेरिका में मुझे अपना मेडिकल कैरियर बनाना है और मेरा लाइफ गोल उसी से अटैच है। अब आप उसकी प्लानिंग करते हैं। कैरियर मैपिंग या कैरियर नेविगेशन जिसको हम बोलते हैं। नेविगेशन हम सब आप गूगल मैप वगैरह यूज़ करते हैं, सबको पता है नेविगेशन क्या होती है, मैप क्या होते हैं। जब आप कहीं जाते हैं, मैं मलीर में रहता हूँ, मुझे अभी यहाँ से मलीर जाना हो तो मेरे जहन में कुछ पॉइंट होने चाहिए। मुझे कहाँ जाना है, मेरा घर कहाँ पे, अच्छा मलीर जैसे मैंने कहा, माइलस्टोन्स होने चाहिए। अच्छा मैं यहाँ से निकलूँगा तो फलानी रोड आएगी, उससे मुझे ये टर्न लेना है, ये लेना है। टाइम लाइन होनी चाहिए। मुझे 20 मिनट्स में पहुँचना है, 30 मिनट्स में पहुँचना है, 1 घंटे में पहुँचना है।
आपके जहन में एक टाइमलाइन होनी चाहिए। ऑल्टरनेट रूट हो सकता है वहां पर ट्रैफिक हो, तो दूसरा रास्ता क्या है। यही सारी चीजें कैरियर में भी आपके अप्लाई होती हैं। कैरियर का गोल क्या है, उसके लिए आपको कहां कहां से गुजरना है, उसके माइलस्टोन्स कौन कौन से आएंगे, और अगर वो माइलस्टोन अचीव ना हो पाए, हो सकता है आप यूएसएमएलई दें, फेल हो जाएं, स्कोर खराब आ जाते हैं लोगों के। उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन क्या है। आपने यूएसएमएलई दे दिया, आपकी रेजिडेंसी नहीं मिली, दूसरा ऑप्शन क्या है। अमेरिका में रिसर्च की अपॉर्चुनिटी आपको अवेल करनी है, फिजिशियन असिस्टेंट बनना है, वहां 2-3 साल रहना है, या वापस पाकिस्तान आके एफसीपीएस करना शुरू कर देना है। पहली अटेम्प्ट के बाद ही गिव अप कर देना है, या आपने तय कर लिया कि नहीं 4-5 अटेम्प्ट देनी है। वीजा नहीं मिलता है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। तो ये सब चीजें, कोई कुकी कटर हमारे पास है नहीं कि मैं बता दूं कि ये सबके लिए एक ही चीज है। एक आपके अपने सिचुएशन, आपके अपने सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से चीजें डिफरेंट होंगी। और फिर आखिरी चीज है कि कम्यूट कैसे करना है, वो तरीका सबको ही पता है। यूएसएमएलई स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। यूएसएमएलई स्टेप 1 बेसिक साइंसेस पे होता है, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आप लोग आई एम श्योर कि यू ऑलरेडी नो द पैटर्न ऑफ एग्जाम। एक दिन का एग्जाम होता है, 760 मिनट्स के ब्लॉक्स होते हैं जो 8 आवर्स में आपको करने होते हैं टेस्टिंग सेंटर में। नंबर ऑफ क्वेश्चन पर ब्लॉक जो होते हैं वो 40 से ज़्यादा नहीं होते, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑन ओवरऑल एग्जाम विल नॉट एक्सीड 280। पास और फेल का जो क्राइटेरिया है वो बढ़ के 196 मार्क्स पे आ चुका है, आप लोगों को पता होगा, 2 साल पहले हुआ है। स्टेप 2 यूएसएमएलई का, ये पहले सीके क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल स्किल्स में डिवाइड होता था, अब वो ख़त्म कर दिया गया है। अब 1 डे एग्जाम है, ये 60 मिनट्स के 8 ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है, 9 घंटे इसके लगते हैं, 9 आवर सेशन होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगेन 40 से कम होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स विल नॉट एक्सीड 318। 2 साल पहले 3 स्कोर जो है वो उन्होंने पासिंग का 214 कर दिया था। स्टेप 3 जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है, रेजिडेंसी की 2 दिन का एग्जाम होता है। फर्स्ट डे 232 MCQs होते हैं, 7 घंटे का पहला दिन, 9 घंटे का दूसरा दिन, 45 मिनट्स अलाउ completion of each block. Day 2 also includes clinical scenarios, CCS, tutorials. और this year January 2024, 3-digit score passing increased from 198 to 200. As you probably observe कि पासिंग स्कोर बढ़ते जा रहे हैं, क्राइटेरिया मुश्किल होते जा रहे हैं, चीजें चेंज हुई हैं, CS खत्म हुआ, पास फेल के आ गए, हाई पासिंग स्कोर होते जा रहे हैं। इससे IMGs को, आप लोगों को, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स को मुश्किलात का सामना यकीनन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास शो करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए हमारे स्कोर्स होते थे। हम बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स लेके पहुंच जाते थे, 250, 260, 270 स्कोर्स होते थे, तो वो हमें अमेरिकन ग्रेजुएट्स के मुकाबले में हाईलाइट करते थे। अब वो ऑप्शन हमारे खत्म होते जा रहे हैं। फिर आप लोगों को पिछले दिनों एक नेपाल के अंदर एक इशू हुआ था, और एग्जाम चीटिंग का एक स्कैंडल पूरा आया था, वो भी पता होगा आप लोगों को। और उसके बाद ये हुआ है कि हमारे स्कोर पर लोग रिलायबल नहीं रहे, उस पर अब इतनी अहमियत नहीं दी जाती। और जो पिछले कुछ सालों के लोग यूएसएमएलई करके निकले हैं, उनके स्कोर को हमेशा शक की नजरों से ही देखा जा रहा है। तो ये भी एक आप लोगों के लिए डिसएडवांटेज है कि आपको अब इन स्कोर्स के अलावा, पास फेल के अलावा और चीजों पे भी तवज्जो देनी है। वो और चीजें क्या हैं? पर्सनल स्टेटमेंट आपकी कैसी हो, आपका CV कैसा हो, आपने रिसर्च कितनी की हुई है, आपका क्लिनिकल स्किल्स, क्लिनिकल एक्सपीरियंस कितना है यूनाइटेड स्टेट्स में, और आपकी रिसर्च में आपकी पोजीशन क्या रही है। ये सारी चीजें अब मैटर ज्यादा करती हैं। प्लस अगर इतनी सारी चीजें मुश्किल हुई हैं और उसमें कोई आता है जिसने यूएसएमएलई फेल कर लिया, 1 अटैम्प्ट आ गई या 2 अटैम्प्ट, तो ऑब्वियसली बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स होते हैं उनका क्राइटेरिया थोड़ा सख्त होता है। वो 5 इयर्स ग्रेजुएट से ज्यादा, अगर आपके ग्रेजुएशन से ज्यादा हो गए 5 साल, तो आमतौर पर वो पहले ही स्टेप में
स्क्रीन ही नहीं करते। कोई जान पहचान हो तो वो एक अलग बात है, एक्सेप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं यूनिवर्सिटीज ने जिसके अंदर वो पहले ही इस स्टेज में स्क्रीन कर लेते हैं कि 5 ईयर ग्रेजुएशन को हो गए तो वो आपको कॉल ही नहीं देंगे। वो उस लेवल पे ही नहीं आता कि जहां पे चीफ रेजिडेंट या एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर बैठ के उस एप्लीकेशन को देख भी सके। मुझे पाकिस्तान से लोग दोस्त होते हैं, कॉल करते हैं किसी की कि इस फलाने ने, मेरे भाई ने, बहन ने, दोस्त ने अप्लाई किया है और उसकी कॉल निकलवाना। मेरे पास वो एप्लीकेशन ही नहीं आती क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो बेसिक सॉफ्टवेयर है वही उसको स्क्रीन नहीं करता। तो ग्रेजुएशन ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार मान लें। दूसरे प्रोग्राम हैं, कम्युनिटी प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी से अटैच प्रोग्राम है, उनमें एप्लीकेशन आती है। लेकिन बड़ी यूनिवर्सिटीज आमतौर पे किसी फेल अटेम्प्ट होने वाले को या 5 साल से ज्यादा ग्रेजुएशन को आमतौर पे, अमूमी तौर पे इंटरव्यू कॉल नहीं देते। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन जो यूएसएमएलई की है वो भी एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा कि वो फर्स्ट स्टेट को ही एक लिए फिर रहे हैं, उसी से पढ़ाई कर रहे हैं और उसी को सब कुछ बनाया हुआ है। आपकी नॉलेज जो है वो थोड़ी सी वैस्ट होनी चाहिए, थोड़ी सी लैटरल होनी चाहिए। हर चीज़ को कवर करें, कोई चीज़ आप खाली नहीं छोड़ें। मेमोराइजेशन का पार्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। क्यू बैंक्स लें, एटलीस्ट 2। मेरा अपना मशवरा ये है कि ऑनलाइन लें। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो उसी इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करें जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा। टाइम सेट करें अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में, उसी लिहाज से प्रैक्टिस करें। वेस्ट टाइम नहीं करें। यूएसएमएलई की प्रिपरेशन में एक चीज जो मैं बहुत सालों से देख रहा हूं वो ये है कि लोग बैठते हैं सब काम छोड़ के, हर चीज छोड़ के सिर्फ यूएसएमएलई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 8 महीने तक प्रैक्टिस, वो प्रिपरेशन ही चली जा रही है। यूएसएमएलई एक बड़ा टेक्निकल एग्जाम है। इसकी तैयारी आपने 3 से 6 महीने के अंदर अंदर करके देनी है और जितना कम आप टाइम में इसको वो करेंगे उतनी ज्यादा चांसेस हैं आपके पास होने का। आप इसमें टाइम ज्यादा लगाएंगे, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोजाना 2-2 घंटे पढ़ें। ये आपको पढ़ना है, मेमोराइजेशन वाला पार्ट आपने कवर करना है और फौरन एग्जाम देना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, मेमोराइजेशन है, वो आपके जहन में बहुत देर तक नहीं रह सकती। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपको एग्जाम जल्दी देना है तो अपने टाइमलाइन बहुत अच्छी तरह से वाजे करें। अभी से आपको पता होना चाहिए कि आपने यूएसएमएलई स्टेप 1 कब देना है, कितने महीने की उसकी तैयारी करनी है, कितने हफ्तों की तैयारी करनी है, स्टेप 2 कब देना है, कौन सा क्वेश्चन बैंक यूज करना है। ये सारी चीजें अभी से आपके सामने वाजे होनी चाहिए। रेजिडेंसी में मैंने जैसे बताया कि इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो इस कोर्स के अलावा रिसर्च एक्सपीरियंस, रिसर्च के साथ साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिसपे आमतौर पे हम लोग ध्यान नहीं देते पाकिस्तान में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट करें, रिसर्च में भी अपना रोल डिफाइन करें। अगर आपने डाटा कलेक्शन की है, अगर आपने एनालिसिस किया है, लिटरेचर रिव्यू किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ये काम किया था इस रिसर्च में और वो आप वहां पे बयान कर सकें। अनफॉर्चुनेटली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, होता यह है कि बहुत सारे लोग रिसर्च में नाम डलवा लेते हैं। एक रिसर्च कर रहा है और 4 दोस्तों ने उसके साथ अपने नाम डलवा दिए हैं। जब वो इंटरव्यू में आते हैं तो उनको रिसर्च का कुछ भी नहीं पता होता है, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो पता चल जाता है कि उसका रोल जो है वो बिल्कुल भर्ती का रोल था। तो ऐसा ना हो, आप अपनी जो भी रिसर्च आपने की है उसको, उसमें अपना रोल, उस रिसर्च की और उसके साथ जो लिटरेचर रिव्यू है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, स्पेशली फ्रॉम दोज हु आर अमेरिकन ग्रेजुएट्स या अमेरिका में काम करने वाले जो हैं, और उसमें भी जो यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे हुए लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, उनके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैटर करते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में पूरे आपके फ्यूचर गोल डिफाइन होने चाहिए। और पर्सनल स्टेटमेंट की बात पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग पर्सनल स्टेटमेंट जब लिखते हैं तो आमतौर पे किसी से कॉपी कर रहे होते हैं या कोई सैंपल देख रहे होते हैं गूगल पे जा जाके, और उसमें बहुत सारी गलतियां इस तरह की होती हैं कि मसलन बहुत सारा बैकग्राउंड लिख दिया जाता है। मैं फलानी जगह पैदा हुआ और मैंने इस स्कूल से पढ़ा और मैंने इस कॉलेज से पढ़ा। नोबडी केयर्स, किसी को परवाह नहीं है आपने कहां से पढ़ा था और आप क्या करके आए। आपका फ्यूचर क्या गोल है,
आपने आगे कौन सी रिसर्च करनी है, किस फील्ड में जाना है, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर मैं इंटरव्यू करूंगा। तो फ्यूचर गोल्स पे ज्यादा तवज्जो दें, कंसाइज, छोटी, 1 पेज की 1.5 पेज की स्टेटमेंट हो, इससे ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन उसके अंदर आपका पूरा आगे का प्लान वाज़ेह होना चाहिए। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा प्लान ना हो, ये भी आप वहां लिखें कि अगर आप किसी 2 फील्ड्स में अभी चॉइस आपकी नहीं हो बन रही है, आपने ये डिसाइड नहीं किया कि इंटरनल मेडिसिन के बाद आपको क्या करना है या आपको सर्जरी के बाद क्या करना है, दैट्स फाइन, बट वो वाज़ेह तौर पे वहां पे नजर आना चाहिए। इरास का सीवी जो आप बनाते हैं, एप्लीकेशन अभी पिछले ही दिनों लोगों ने जमा करवाई है, उसके अंदर आपको उस एप्लीकेशन को भरने का तरीका आना चाहिए। आपने जो काम किया है वो काम अगर आपने 1% किया है तो उसको एटलीस्ट आप 10% शो करें, दिखाएं। उसके लिए फ्लावरी वर्ड्स यूज करें, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी चीजें यूज, लेकिन उसको इतना हाईलाइट करके बताएं कि अगले को पता चले। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपने एक रिसर्च की, आपने लिटरेचर रिव्यू किया, उसके अंदर आपने एनालिसिस भी किया। आपको एक शख्स जो लिखेगा कि मैंने बस ये रिसर्च की और मेरा इसमें नाम है और दैट्स इट, और दूसरा शख्स उसमें उस पूरी डिटेल को लिखेगा कि अच्छा मैंने ये रिसर्च की, मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज किया, मैंने एनालिसिस के लिए ये SPSS यूज किया या जो भी आपने यूज किया, वो सारी चीजें वो बताएगा। आपकी हॉबीज क्या हैं उनको आपने बताना है। अच्छा, जो भी आप CV पे लिखें वो सच होना चाहिए। हॉबीज से मुझे याद आया कि हमारे पास एक पिंडी से एक इंटरव्यू में ले रहा था एक बच्चे का, और उसने हॉबीज में चेस लिखा हुआ था, और मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं चेस खेलता रहा हूं, तो मैंने उससे चेस पे 2-3 सवाल पूछे कि अच्छा शतरंज खेलते हो तो मतलब कौन से क्या। थोड़ी देर बाद वो बेचारा उर्दू में बोलने लगा कि सर मुझे किसी ने बोला था कि चेस लिख दो, इससे इंटेलिजेंट लगते हैं। तो मैंने बोला ये ऐसी बेवकूफियां ना करें, झूठ ना बोलें। कोई भी बात आप लिखें वो आप डिफेंड कर सकें। अगर आपके पास गैप आ गया, आप USMLE की तैयारी कर रहे थे, 6 महीने लग गए, साल लग गया, आप कुछ भी नहीं कर रहे थे उस 1 साल में, दैट्स फाइन, आप उसको बता दें। आपने किसी जगह पे कोई मेडिकल ऑफिसर की जॉब की हुई थी उस टाइम पे, ठीक है, उसको कंपनसेट करें। अगर आप अपनी उस गैप को फिल कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो उसको बिल्कुल लिखें, लेकिन जो भी लिखें वो सच और सही चीज लिखें। झूठ पे अपना कैरियर शुरू नहीं करें। हम भी उसी प्रोसेस से आए जिससे आप आए हैं, हमें भी वो सारे तरीके पता होते हैं जिससे आप लोग गुजर के आ रहे होते हैं, तो वो बड़ी आसानी से हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन लोगों को पता होता है कि अगर आपने कोई भी इस तरह की चीजें अनफेयर से यूज की होती हैं। वॉलंटियर एक्टिविटीज, कुछ बच्चे यहाँ पे अभी पीमा के कॉन्फ्रेंस में वॉलंटियर कर रहे हैं, इस तरह की और भी चीजें आती हैं, कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, यूज करें उसको। अगर आपने कोविड के दिनों में वॉलंटियर किया है, किसी और जगह पे कर रहे हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरह से लिखें, इसकी भी बड़ी अहमियत होती है। और सर्टिफिकेट, कोर्सेज, आज सुबह हम बात कर रहे थे, ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं जो आपकी फील्ड से मुताल्लिक होते हैं। आपको कार्डियोलॉजी में जाना है, कार्डियोलॉजी की बेसिक कुछ कोर्सेज होते हैं, अगर आपने वो किए हुए हैं बहुत अच्छी बात है। आपने ACLS फॉर एग्जाम्पल, बेसिक रिक्वायरमेंट के जो कोर्सेज होते हैं वो आपने किए हैं, आप उसको लिखें, ये सारी चीजें जमा करें। तो कहने का मकसद है कोई भी चीज खाली नहीं छोड़नी है इसमें। आपको जितना अपना CV आप अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, जो भी चीज उसमें डाल सकते हैं वो लिखें। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज IMGs के लिए क्या है? हमेशा की तरह इंटरनल मेडिसिन अभी भी सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स लेता है, सबसे ज्यादा लोग इंटरनल मेडिसिन में मैच होते हैं। उसके बाद फैमिली मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री एंड पैथोलॉजी। इसका ये मतलब नहीं है कि सर्जरी में लोग नहीं जाते, या पाकिस्तानियों को या IMGs को नहीं, बिल्कुल मिलती है। हमारे अपने दोस्त हैं, सर्जन हैं, बहुत अच्छे अच्छे सर्जन हैं। तो अगर आपको शौक है किसी चीज का, अगर आपको करना वही है, सर्जरी ही करनी है, ऑर्थोपेडिक ही करनी है, न्यूरो सर्जरी करनी है, तो फिर वही अप्लाई करें, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, अगर आपका इतना अच्छा पैशन है और आपकी CV उसी की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन जस्ट इन जनरल अगर आपके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है और USMLE करना है, तो इंटरनल मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन में ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो जाती हैं। ये उसके कुछ स्टैट्स हैं इंटरनल मेडिसिन के और फैमिली मेडिसिन के, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मैच हुए हैं। IMG फ्रेंडली प्रोग्राम सर्च करें AMA की वेबसाइट पे, AMC रेजिडेंसी एक्सप्लोरर पे, USMLE ऑनलाइन फोरम्स होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जिनको हम लोग IMG फ्रेंडली कह रहे होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि उस साल जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस साल भी वो IMG फ्रेंडली ही हो। IMG फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि
4 आपके जानने वालों को, सीनियर्स को पिछले साल जो पाकिस्तान के या इंडिया के ग्रेजुएट्स के, उनको मिल गई थी उस प्रोग्राम में, तो उन्होंने लिख दिया ये आईएमजी को लेता है। हो सकता है इस साल उसका प्रोग्राम डायरेक्टर चेंज हो गया हो और वो ना ले रहा हो आईएमजी। हो सकता है नए प्रोग्राम बन गए हो जो आईएमजी लेना शुरू हो गए हो। तो इस बात का ख्याल रखें कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपके रिश्तेदार टेक्सास में रहते हैं तो आप टेक्सास के प्रोग्राम्स में अप्लाई करें। एप्लीकेशन भी इस साल चेंज हुई है। अब आपसे वो पूछते हैं कि आपने स्पेसिफिक किसी लोकेशन पे अप्लाई करना है या आप जनरली हर जगह जाना चाह रहे हैं। अगर आप कोई बहुत खास रिक्वायरमेंट नहीं है किसी स्पेसिफिक जगह की, तो आई सजेस्ट यू टू अप्लाई एज द होल इन फॉर होल यूनाइटेड स्टेट्स। ओपन उसमें जाएं, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स यूज करें, लोगों से बात करें, नेटवर्किंग करें। सोशल मीडिया आजकल बहुत अच्छा टूल है, उसके जरिए लोगों से बात करें। 10 लोगों को आप अप्रोच करेंगे, ईमेल करेंगे, इंटरव्यू की कॉल निकलवाने की बात करेंगे, तो शायद आपको 5 लोग जो हैं वो रिस्पॉन्ड करें और उसमें से 2 या 3 निकलवा पाएं। आपका काम है अप्रोच करना। तो ये पर्सनल कॉन्टैक्ट बहुत यूज होते हैं, बहुत काम आते हैं। अभी से आपकी जो भी आपके जानने वाले हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जिस भी मेडिकल कॉलेज से आप हैं, उसके अंदर भी लोग होंगे जो अमेरिका में बैठे होंगे। उनसे राब्ता रखें, उनसे बातचीत रखें, उनसे पूछते रहें कि अच्छा क्या स्टेप हो सकता है। एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ वो ये कि एक अच्छा मेंटोर आपका होना चाहिए। आपके पास कोई ऐसा शख्स, ऐसा फर्द होना चाहिए जो आपको गाइड करता रहे। और ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही मेंटोर हो, आपके पास एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनसे आप मशवरे लें, जो उस फील्ड के, उस कैरियर के हवाले से आपको मशवरे दें। तो ये मेंटोर सबसे बेस्ट होता है कि आपके अपने कॉलेज का कोई सीनियर हो, आपके अपने कॉलेज की कोई पहले से गया हुआ शख्स हो जो आपको स्टेप वाइज बताता रहे, 1 साल, 2 साल, 3 साल सीनियर। ये मैं स्किप करता हूँ। IMGs वर्सेस US वर्सेस नॉन US सिटीजन, तो इसका रेशियो मोर और लेस सेम ही रहा है पिछले कई सालों में। लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि अमेरिकन सिटीजनशिप से क्या फ़ायदा होगा और सिटीज़न ना होने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपके स्कोर्स अच्छे हैं, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी है, आपका CV अच्छा है, इसके बाद ये चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छे प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम, वीज़ा स्पॉन्सर करने में कोई हेजिटेट नहीं करते अगर कैंडिडेट अच्छा है। तो वीज़ा के प्रॉब्लम्स को एक तरफ रखें, अपना सारा का सारा फोकस इस वक्त USMLE की प्रिपरेशन में, अगर नहीं किए उसमें लगाएं। अगर आप पास कर चुके हैं, उससे बाहर आ चुके हैं, तो फिर इंटरव्यू और उसकी तरफ लगाएं। बाकी जितनी चीज़ें होती हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोग होते हैं जो बाकी जो जितनी चीज़ें होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किए होते हैं कि इमिग्रेशन इस तरह से हो जाए, अमेरिका इस तरह से पहुंच जाए, रिसर्च की जॉब पहले पकड़ लेते हैं जाके ही, या अपने इमिग्रेशन स्टेटस चेंज करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। जो फोकस उनको USMLE पे लगाना चाहिए वो लगता नहीं है, और स्कोर एक दफ़ा ख़राब हो गया ना, बाकी हर चीज़ वापस आ सकती है। फेल हो गया, स्कोर ख़राब हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है, फिर आप उसको कंपनसेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फोकस आपका सारा का सारा इसी पैथवे पे होना चाहिए कि मुझे USMLE में अच्छे से अच्छा स्कोर लेना है, पास करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, और जल्द अज जल्द ग्रेजुएशन के बाद पास करना है। मेजॉरिटी आप लोगों में से अभी MBBS में है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप आज से ही डिसाइड करें। अगर आपने अमेरिका जाना है, आज से अपनी प्रिपरेशन और तैयारी शुरू कर दें।